कैरियर मेकर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि एसएससी जीडी की श्रृंखला के अंतर्गत हम आप आज आपके सामने 11वें नंबर का वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। आशा है कि आपको से 10 वीडियो पसंद आए होंगे और उनमें जो ज्ञानवर्धक चीजें मिली हैं वो आपको समझ आए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 12वें नंबर का वीडियो। 11 वीडियो हमारे हो चुके हैं और आज 12वें नंबर का वीडियो है। देखिए, चलते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, 28 मार्च को लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया यानी पहचान विधेयक 2022 किसने पेश किया था? ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि 28 मार्च को लोकसभा में ये विधेयक आया था और इस विधेयक का जो नाम था वो था आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक, जिसमें अपराधियों की क्या की जाती थी? पहचान। तो पूछ रहा है ऐसा विधेयक किसने पेश किया था? इसका जो राइट आंसर है ये है अजय कुमार मिश्र। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? अजय कुमार मिश्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रेडिट का प्रश्न था ये। अक्टूबर 2022 में भारत सरकार द्वारा राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो राजस्व सचिव पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है एस एस नकुल, तरुण बजाज, अजय भूषण पांडे और संजय मल्होत्रा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ये है अजय भूषण पांडे। ये उस टाइम का क्या था? करंट अफेयर्स का प्रश्न। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में वर्ष शुरू की गई थी। तो पंचवर्षीय योजना ऐसा कोई सेट नहीं है भारत में पंचवर्षीय योजना का कोई प्रश्न आया हो। मैंने आपको कई बार बताया है जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना। ठीक है, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, पंचवर्षीय योजनाएं भारत जो है ये रूस की देन है। दूसरी बात, पंचवर्षीय योजनाएं भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 2012 से 2017। ठीक है, जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, जैसे भारत में आपका पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1951 में आई। ठीक है, 1951 में आई तो 1951 से 56 तक चली। दूसरी आपकी 56 से लेकर के 61 तक चली, 1961 से लेकर के 66 तक चली। ठीक है, और इसके बाद 66 से लेकर के 69 तक, 69 तक आपका क्या रहा है? योजना अवकाश रहा। ये पंचवर्षीय योजना नहीं थी, यहाँ पर गैप था, 1 साल के प्लान लाए गए थे। ठीक है, फिर अगली पंचवर्षीय योजना 69 से 74 तक चली। फिर अगली पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर के 1978 चली। फिर इसके बाद 79 और 18 1979 और 80 में आपका क्या था? ये भी आपका क्या था? योजना अवकाश था, यहाँ पर भी अवकाश था। ठीक है, तब यहाँ पर पहली, दूसरी, चौथी। ठीक है, और ये कौन सी नंबर की है? 5वीं। ठीक है, उसके बाद 80 से 85, 85 से 90 ऐसी योजनाएं चलती रही। मैंने आपको कई बार बताया है जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना है ये सी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये भी कई बार बताया है कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, कृषि को। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी, इंडस्ट्री को। ठीक है, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई को प्राथमिकता दी गई थी। चौथी के बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना आपको ज्ञात होनी चाहिए कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में आपका उत्पादन में वृद्धि की गई थी। तो ऐसी बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं। तो पूछ रहा है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई है? तो आपका पहली पंचवर्षीय योजना 51 से लेकर अब तक ही है। तो पहली पंचवर्षीय योजना बाई ऑप्शन से नंबर 51। देखिए, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा किस वर्ष पारित किया गया था? सबको पता होना चाहिए कि मनरेगा जो है ये 2005 की 2009 में इसका नाम नरेगा कर दिया गया था। ठीक है, तो ये मनरेगा था जिसमें आपको 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा था और आपका घर से 5 किलोमीटर दूरी पर रोजगार दिया जाएगा। यदि 5 किलोमीटर से ज्यादा की दूर डिस्टेंस होगी तो आपको आपका क्या उसका अतिरिक्त पैसा दिया जाएगा और आपको 5 किलोमीटर में आपके घर के आसपास काम दिया जाएगा। यदि आपके 4 बच्चे हैं, महिलाएं काम करती हैं, तो यदि 4 बच्चे हैं तो झूला घर की व्यवस्था थी, पानी की व्यवस्था थी। ठीक है, और इसके अलावा आपका कड़ी धूप में छाया की व्यवस्था भी की गई थी और आपको काम की गारंटी थी। वर्तमान में जो मनरेगा है इसके तहत 150 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये स्कीम क्या है? भारत सरकार ने लोगों के लिए लाई थी, जिससे लोगों को काफी फायदा हुआ था। तो ये थी मनरेगा, शुरुआत 2005 में हुई।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? आपको पता होना चाहिए कि राज्यपाल जो होता है, देखें, राज्य विधानमंडल होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य विधान मंडल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। पहला होता है विधानसभा, विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद, विधान परिषद, और जो तीसरा होता है गवर्नर, राज्यपाल होता है, राज्यपाल। क्लियर है? जो विधानसभा है उसका वर्णन आर्टिकल 170 में किया गया है, विधान परिषद का आर्टिकल 169 में किया गया है, राज्यपाल का आर्टिकल 153 में किया गया है, और राज्य विधानमंडल आर्टिकल 168 में बताया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा है राज्यपाल, तो पहला प्रश्न आपको याद होना चाहिए कि जो गवर्नर होता है, आर्टिकल 153 में आपका गवर्नर के बारे में बताया गया है कि एक राज्य के लिए एक गवर्नर यानी राज्यपाल होगा। तो पूछ रहा है कि राज्यपाल ऐसा कौन सा काम है जो राज्यपाल नहीं कर पाता है? देखें, वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। बिल्कुल सही बात है। अब आपका राज्यपाल क्या करता है? आर्टिकल 169 के तहत आपका क्या करता है? नियुक्ति करता है। उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्युदंड की क्षमा प्रदान करने न करने की, निलंबन करने की या माफ करने की शक्ति है। तो ये प्रश्न क्या है? गलत। राज्यपाल आपका मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता है। आर्टिकल 161 161 आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल की क्षमा दान की शक्ति बताई गई है, और दान में आपका राज्यपाल संबंधी मामलों में क्षमा दान दे सकता है, वह मौत की सजा को यानी मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता है। अगर मृत्युदंड की सजा को कोई माफ कर सकता है तो वो है भारत का राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति का क्या है? क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई। तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, और मृत्युदंड की सजा को केवल और केवल राष्ट्रपति माफ कर सकता है, जबकि आर्टिकल 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर पाता है। दूसरी बात, क्षमा याचिका, यदि राष्ट्रपति के सामने क्षमा याचिका लगती है तो केवल एक बार आप याचिका दायर कर सकते हैं, दोबारा याचिका दायर नहीं होगी। और जब तक राष्ट्रपति क्षमा याचिका को देख नहीं लेता है तक आपका उस व्यक्ति की सजा को रोक में रखा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हुई है, यदि आपने राष्ट्रपति के पास क्षमा याचिका लगा दी है तो जब तक राष्ट्रपति क्षमा याचिका को देख नहीं लेगा तब तक उस व्यक्ति को फांसी नहीं होगी। तो राज्यपाल, याद रखिए, मृत्युदंड सजा को माफ नहीं कर सकता है, बाकी सारे काम आपका करने की शक्ति है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती, बिल्कुल सही है। वह कतिपय परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका भारत का राष्ट्रपति जो है, भारत का राष्ट्रपति, आपका राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो होता है, राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, जबकि जो राज्यपाल होता है, जो गवर्नर होता है, आपका आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल आपका अध्यादेश जारी करता है। तो आर्टिकल 213 के तहत राज्य के लिए राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तिरुवातिरकली त्योहार मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये किस राज्य का त्योहार है? राज्य का त्योहार है तिरुवाती त्योहार। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है? तो फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है ओणम। ठीक है, ओणम आपका ये तमिलनाडु के आसपास का त्योहार है। ओणम ये फसल के कटाई की खुशी पर मनाते हैं। ठीक है, मकर संक्रांति आपको पता ही होगा। ठीक है, लोहड़ी होली है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है जहां जीवित जीव आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण के साथ भी अंतःक्रिया करते हैं। जब जीव रहेंगे और आसपास अपने अंतःक्रिया करेंगे तो ऐसी स्थिति क्या कहा जाती है? पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र आता है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष किया? तो याद रखें 1907 में। 1907 में आपका क्या हुआ था? 1907 में आपका कांग्रेस में आपका क्या हुआ था? फूट पड़ गई थी, दो भागों में टूट गया था। 7 बना गोपालकर बंग भंग। ठीक है, बनारस में अधिवेशन हुआ था, बनारस। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल, और यहाँ पर क्या हुआ था? बंग भंग आंदोलन हुआ था। मतलब इन दोनों में मुस्लिम लीग कांग्रेस में फूट पड़ गई थी।
ठीक है, मतलब अलग अलग विचारधारा होने के कारण दोनों अलग अलग हो गए थे। फिर बाद में कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ अधिवेशन में 1916 में आपका क्या हुए थे, शामिल हुए थे। 16 लाख, ठीक है, 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था और गोपाल कृष्ण गोखले ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो याद रखिए 1916 गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी और यहाँ पर कांग्रेस मुस्लिम लीग आपका क्या हो गए थे, एक हो गए थे, और 1907 में ये दोनों क्या हो गए थे, अलग अलग। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है कि हरित क्रांति मुख्य रूप से पर निर्भर थी। तो हरित क्रांति में आपको पता होना चाहिए कि 1966 के आसपास हरित क्रांति आई थी। 1980 के दशक में 1966 में इसका ज्यादा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो 1966 में और गेहूं की खेती में तीव्र, गेहूं के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई थी हरित क्रांति के दौरान। तो पूछ रहा है कि हरित क्रांति, तो आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि हरित क्रांति के दौरान उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर क्या है, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, मतलब उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाया गया था। और हरित क्रांति के जनक आपका देखें, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग और भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन, ये भी आप याद रखें। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो याद रखिए कि बात कर रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य जो है ये भारतीय संविधान के इंडियन पॉलिटी के भाग 4 का में है। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 51 का में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा गया है। जो मौलिक कर्तव्य हैं ये भारतीय संविधान में रूस से लिए गए हैं। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य जो हैं ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पर जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा के आधार पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, कौन सा संविधान संशोधन था ये? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इन्हें जोड़ा गया था। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अर्थात भारत का छोटा संविधान भी कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन। और ये भी आप याद रखें कि शुरुआती समय में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन अगर करंट की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है ये है कि माता पिता का कर्तव्य होना चाहिए कि अपने माता पिता का फर्ज होगा कि अपने बच्चों को पढ़ने स्कूल। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है किसके कार्यकाल में ये सब काम किया गया था? तो मौलिक कर्तव्य इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपका जोड़। ठीक है, इस प्रश्न को भी आप याद रखें। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न को। मैगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी के सजाए गए की सवारी करते थे। याद रखें, तो मैगस्थनीज ने कहा था सोने और चांदी के सजाए गए हाथियों की सवारी करते थे। आपको ये भी पता होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश की बात की गई है, मौर्य वंश। और ये भी पता होना चाहिए आपको मौर्य वंश जो है ये आपका 137 वर्षों तक चला है। और मौर्य वंश के संस्थापक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ, और बृहद्रथ की हत्या शुंग ने की थी और शुंग वंश की थी। क्लियर है कि नहीं? तो दूसरी बात आपसे पूछ रहा है मैगस्थनीज, तो देखें आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपका मैगस्थनीज आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपका आने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था मैगस्थनीज। ठीक है, मैगस्थनीज। ठीक है, और मैगस्थनीज जो था ये कौन था? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, यूनान से आया था। तो सेल्यूकस निकेटर जो यूनान से आया था, तो सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मैगस्थनीज को भेजा था इसके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और मैगस्थनीज ने फिर आपका कौन सी किताब की रचना की थी? इंडिका नामक किताब की रचना की थी। इस मैगस्थनीज इंडिका में लिखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य को सोने की पालकी में निकाला जाता है, चारों तरफ से बाजूबंद महिलाएं उसे घेरे रहती हैं, कुछ जो लोग हैं वो आपका पेड़ों को लेकर के चलते हैं, उन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते बैठे रहते हैं, और वो तोते उठ करके जब चंद्रगुप्त मौर्य को निकाला जाता है तो उनका एक राउंड लगा करके आते हैं और फिर से पेड़ों पर बैठ जाते हैं। ठीक है, और ये भी लिखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य को एक कमरे में बहुत अधिक समय तक सोने नहीं दिया जाता है, मतलब एक से अधिक रातों तक सोने नहीं दिया जाता है। जब चंद्रगुप्त मौर्य को आपका भोजन परोसा जाता है तो भोजन में कुछ पहले लोग चेक करके देखते हैं, फिर राजा को दिया जाता है। रात्रिकालीन में राजा सोता नहीं है। इसके अलावा ये भी लिखा था कि
कि चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए हाथियों की सवारी पे रहते हैं, ठीक है। जबकि मेगास्थनीज की इंडिका में कुछ भ्रामक विचार भी लिखे थे। उन्होंने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, ठीक है, ये आपका भ्रामक विचार था क्योंकि उस टाइम पे दास होते थे। जबकि दूसरा उसने कहा था कि भारत में सूखे नहीं पड़ते हैं, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ही अकाल पड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ भ्रामक विचार लिखे थे मेगास्थनीज की इंडिका में। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? हाथी, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर, देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2022 में वरिष्ठ अधिवक्ता को भारत के लिए अगला महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल किसे किया गया है? इसका जो राइट आंसर है ये है आर वेंकटमणि को अटॉर्नी जनरल बनाया गया था। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। बीसीसीआई का पूरा नाम क्या है? तो इसका बोर्ड ऑफ सेंटर ऑफ फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ सेंटर ऑफ साइकिलिंग, ये आपका क्या है? गलत। बेसिक क्रिकेट, ये भी गलत है। बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल, ये भी गलत है। क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाइस्ट्रिक ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल के निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये सब जो हैं के अंतर्गत आते हैं, पेट्रो रसायन के अंतर्गत आते हैं, पेट्रो रसायन के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर कि नगद आरक्षित अनुपात से SLR स्टेटुअली लिक्विड रेशियो के अलावा बैंकों, अच्छा, नगद आरक्षित अनुपात CRR जिसे कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व CRR लिखा है, नगद आरक्षित अनुपात। तो नगद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्प अवधि में नगद रूप से कुछ रिजर्व रखने की आवश्यकता होती है, जिसे कहा जाता है CRR, वैधानिक तरलता अनुपात यानी स्टेटुअली लिक्विड रेशियो कहा जाता है। जो SLR होता है, स्टेटुअली लिक्विड रेशियो, देखिए कैश रिजर्व रेशियो, तो बैंकों को जितना भी पैसा आपका आता है बैंक में, ठीक है, तो SLR समझाता हूं पहले। स्टेटुअली लिक्विड रेशियो कहते हैं मतलब आपका जैसे वर्तमान में SLR कितना है? लगभग 18% है। मतलब बैंकों के पास जितना भी पैसा होता है नेट NDTL में, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी में, तो NDTL में जितना भी पैसा होता है तो बैंकों को 18% अपने पास रिजर्व रूप से आपका क्या है? रखना पड़ता है, ठीक है। भाई पूरा पैसा नहीं दे सकते, ये कहलाता है आपका SLR स्टेटुअरी लिक्विड रेशियो, ठीक है। CRR में मतलब क्या है? बैंकों को कुछ आपका, ये देखिए तो CRR होता है, तो CRR कैश रिजर्व रेशियो, बैंकों को कुछ पैसा अपने पास कैश में रखना पड़ता है। और SLR जो होता है स्टेटुअरी लिक्विड रेशियो, ये RBI के पास बैंकों को अपना रखना पड़ता है। जैसे 18% है तो आपका क्या है? RBI के पास इसको रखना पड़ेगा, ये कहलाता है आपका वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है। तो बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर, देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है? ठीक है, तो अवसादी चट्टान नहीं है, कौन सा? ग्रेनाइट चट्टान है, इस आग्नेय चट्टान। देखिए चट्टान तीन प्रकार की होती है, आग्नेय, कायांतरित चट्टान, कायांतरित यहाँ पर कायांतरित चट्टानी। तो जो अग्नेय चट्टानें होती है तो आपका देखें जब आपका मैग्मा निकलता है, ज्वालामुखी निकलता है, जो आपका निकलती है मैग्मा निकलता है, तो इन चट्टानों के ठंडे होने से बनती है आग्नेय चट्टान, ठीक है। फिर इनसे टूट फूट से, इनमें जब टूट फूट होती है तो आपका टूट फूट के कारण क्या बन जाती है? अवसादी चट्टानें। देखें यहाँ पर जब आपका मैग्मा निकलेगा तो मैग्मा के द्वारा ये चट्टानें निकलेंगी, ठीक है। इसमें कुछ चट्टानें क्या होगा, जब मैग्मा धरती के बाहर से निकलेगा तो कुछ यहीं पर फंसा रहता है, और इससे जो भी चट्टानें बनती हैं उन्हें कहा जाता है ग्रेनाइट चट्टानें। ये एक प्रकार से क्या होती है? आग्नेय चट्टान, ठीक है। दूसरा आपका इन्हीं के टूट फूट से जिन चट्टानों का निर्माण होता है वो होती हैं अवसादी चट्टानें, और यदि अग्नेय और अवसादी चट्टानों को उच्च ताप और दाब दिया जाए तो वो जो बनती हैं कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं, ठीक है, कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। जैसे आपने सुना होगा संगमरमर, ये एक प्रकार से कायांतरित चट्टान है, ठीक है। तो ग्रेनाइट चट्टान आपका प्राथमिक चट्टान का एग्जाम्पल है, तो कौन सा अवसादी नहीं है? तो ये प्राथमिक प्राइमरी है, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले, पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान कीजिए। तो आपका डेनमार्क को क्या कहा जाता है? पवनों का देश जाता है। पढ़ते हमारे अगले प्रश्न को, देखिए क्या कह रहा है। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध है? बहुत फेमस है कालबेलिया,
जो आपका कहाँ का प्रसिद्ध है, राजस्थान का प्रसिद्ध है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच थे मोहम्मद कैफ, ऋषिकेश गणितकर, अजीत अगरकर, अनिल कुंबले। इसका जो राइट आंसर है ये है ऋषिकेश गणितकर। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो देखें ये थे आज के हमारे प्रश्न। ठीक है, आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, इसी सीरीज को आपका कंटिन्यू करते हुए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक बात।